हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। चलिए, तो आज हम क्लास 11th के व्यवसाय अध्ययन का 4th चैप्टर व्यवसाय और सेवा क्षेत्र, इसका अगला टॉपिक देखेंगे। हमारा अगला टॉपिक है ई बैंकिंग के दोष। हम देख रहे थे बैंकिंग के आधुनिक तरीके, और इनमें हमने ई बैंकिंग क्या होता है, उसके लक्षण क्या है, विशेषताएं क्या हैं, और उसमें कौन सी सावधानियां बरतनी चाहिए, ये सब हमने पिछले वीडियो में देखा है। हम यहाँ अब देखते हैं ई बैंकिंग के दोष क्या है। तो ई बैंकिंग के दोष में सबसे पहला दोष है कि बैंक से हमें कोई भी रसीद नहीं मिलती। मान लीजिए हमने अपने कंप्यूटर से या मोबाइल से बैंक का ऐप डाउनलोड कर लिया और फिक्स कोई राशि को हमने फिक्स कर दिया। अब उसके लिए हमारे पास मैसेज तो है मोबाइल में या कंप्यूटर में, लेकिन हमारे पास उसकी कोई भी बैंक से रसीद नहीं मिलती। तो ये आवश्यक है कि जो भी हमारे पास बैंक में हमने कार्यवाही की है उसकी कुछ कॉपी हमारे पास भी होनी चाहिए। तो ये एक दोष है। फिर है अगला, आंकड़ों में परिवर्तन की संभावना। ये संभावित है कि आप जब उसको हैंडल कर रहे होते हैं तब आंकड़ों में कुछ परिवर्तन हो सकता है। फिर है वायरस के कारण कंप्यूटर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर में यदि खराबी हो जाती है तो उससे सारा डाटा करप्ट हो जाता है, हमारा डाटा करप्ट हो जाएगा। फिर है अनाधिकृत व्यक्तियों द्वारा सर्वर को कमांड दे देना। अब ये बात सही है कि जो पहले जब हम बैंक में जाते थे तो बैंक के जो अधिकृत व्यक्ति हैं वही हमारे बैंक के अकाउंट को खोलना, उसमें ट्रांसफर करना पैसा या जो भी कार्यवाही है वो उनके अधिकृत जो लोग थे उनके द्वारा की जाती थी। लेकिन अब क्या हो गया है, ई बैंकिंग के माध्यम से हम यहाँ बैठे बैठे भी जो बैंक के वेबसाइट है उन पर जाकर या हमने उनका जो ऐप डाउनलोड किया हुआ है उस ऐप के माध्यम से हम अनाधिकृत होते हुए भी उसमें कार्य कर लेते हैं। हम तो अनाधिकृत ठीक ही है, लेकिन कोई और भी यदि पासवर्ड वगैरह पा लेता है तो ऐसा व्यक्ति भी उसमें हमारे अकाउंट में कोई भी फेरबदल कर सकता है। फिर है अगला, कंप्यूटर प्रणाली में प्रोग्रामिंग करते समय भी कोई कमी रह सकती है। जब उस ऐप की या उस क्रियाविधि की प्रोग्रामिंग की जाती है तब भी उसमें कुछ डिफेक्ट हो सकता है, कुछ कमी रह सकती है। फिर है अगला है पिन नंबर का पता लगाकर अनाधिकृत लेन देन। यानी यदि हमारा पिन नंबर किसी को मिल जाता है तो पिन नंबर के माध्यम से भी जो ऐसा व्यक्ति नहीं है जो उसका कार्य करने का अधिकृत हो, ऐसे चोर उचक्के भी हमारे या आजकल जो साइबर क्राइम होते हैं वो पिन नंबर का पता लगाकर भी सारा का सारा अकाउंट खाली कर सकते हैं। तो ई बैंकिंग जितना हमारे लिए बहुत सुविधाजनक है उतना ही यदि लापरवाही बरती जाए तो उतना ही नुकसानदायक भी है। इसलिए ये जो सब आधुनिक तरीके हैं ये हमारे लिए बहुत सुविधाजनक सिद्ध होते हैं, लेकिन उसकी एक एक बारीकी और कमी को समझकर ही हमको उसका उपयोग करना चाहिए ताकि हम किसी प्रकार से नुकसान के भागीदार न बने। अब हम अगला टॉपिक देखते हैं, प्रमुख ई बैंकिंग सुविधाएं। अब ई बैंकिंग के अंतर्गत और कौन कौन सी सुविधाएं दी जाती हैं। इसमें सबसे पहला है इलेक्ट्रॉनिक कोष हस्तांतरण विधि या EFTS। इस विधि के द्वारा, अभी तो ये खूब कॉमन विधि हो गई है, पहले तो केवल सरकारी कर्मचारियों के वेतन ही उनके खाते में जाया करते थे, लेकिन अब सारी प्राइवेट कंपनीज भी के नियोक्ता जो हैं वो नियोक्ता अपने कर्मचारियों का वेतन इलेक्ट्रॉनिक कोष हस्तांतरण विधि के द्वारा यानी एक खाते से दूसरे खाते में सीधे पैसा जमा कर कोषों का हस्तांतरण कर लेते हैं। इससे बहुत आसान हो गया है। उसके बाद अगला है तत्काल सकल निपटान प्रणाली RTGS। ये भी आजकल बहुत प्रचलित है प्रणाली। बैंक और उसके ग्राहकों का जो लेन देन है वो बिना मानवीय हस्तक्षेप के कंप्यूटर से कंप्यूटर में, खाते से खाते में पैसा ट्रांसफर हो सकता है। लेकिन इसमें यह है कि यदि कोई अमाउंट ऐसा है 2 लाख से ऊपर का है
तो वो यदि एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के खाते में भेजना चाहता है और अमाउंट यदि 2 लाख से ऊपर का है, तो पहले जब वो व्यक्ति जो देना चाह रहा है दूसरे व्यक्ति को, जब वो भेजता है एक अमाउंट, तब वो पहले आरबीआई के पास जाता है और फिर आरबीआई उसी दिन दूसरे व्यक्ति के अकाउंट में उसको ट्रांसफर करती है। ये कहलाता है आरटीजीएस, यानी कोई भी व्यक्ति का बीच में हस्तक्षेप नहीं है। 2 अकाउंट में पैसे यहां से वहां आराम से हो सकते हैं। यदि 2 लाख के ऊपर होंगे तो वो आरबीआई में जाएंगे पहले और फिर उस व्यक्ति को मिलेंगे। और अगला है राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक कोष हस्तांतरण, NEFT। ये भी उसी प्रकार का है, एक खाते से दूसरे खाते में राशि का हस्तांतरण सीधे होगा, लेकिन ये 2 लाख से कम वाली राशि है जिसका डायरेक्ट एक खाते से दूसरे खाते में हस्तांतरण हो जाएगा। 2 लाख से कम होगी तो NEFT यानी राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक कोष हस्तांतरण के माध्यम से एक खाते से दूसरे खाते में डायरेक्ट चला जाएगा। लेकिन यदि वो राशि 2 लाख से ऊपर की होगी तो वो RTGS के माध्यम से एक खाते से दूसरे खाते में जाएगी। RTGS के माध्यम से यानी पहले एक व्यक्ति भेजेगा, तब वो RBI के पास जाएगी, फिर RBI दूसरे व्यक्ति के खाते में डालेगा। केवल इसमें दोनों एक समान प्रणालियां हैं, केवल इसमें पैसे का अमाउंट कितना है इस बात पर NEFT होगा या RTGS होगा, ये तय होगा। उसके बाद अगला है डेबिट कार्ड। तो अब तो इससे सब जन परिचित है। डेबिट कार्ड बैंक अपने ग्राहक को एक प्लास्टिक का कार्ड देता है, जो ATM कार्ड होता है ना, वही डेबिट कार्ड होता है। इससे राशि का आहरण किया जा सकता है, इन्हें निकाली जा सकती है, हस्तांतरण किया जा सकता है। एक खाते से दूसरे खाते में भी डेबिट कार्ड के CVV बताकर आप कर सकते हो और भुगतान भी किया जा सकता है, यानी पैसे निकाले भी जा सकते हैं, पैसे दिए भी जा सकते हैं और दूसरे खाते में ट्रांसफर भी किए जा सकते हैं ये डेबिट कार्ड के माध्यम से। और लेकिन राशि उतनी ही निकाली जाएगी या भेजी जाएगी या हस्तांतरित की जाएगी जितना आपके खाते में अमाउंट है। उसी के अंदर यदि जितना बैंक के पास सुरक्षित निधि होनी चाहिए उतनी रख कर यदि आपके पास अमाउंट है जिसका आप आहरण कर रहे हैं या हस्तांतर कर रहे हैं या भुगतान कर रहे हैं, तो वो राशि डेबिट कार्ड के माध्यम से भुगतान की जा सकती है, लेकिन जितना खाते में है उसी लिमिट में। अगला हम देखते हैं क्रेडिट कार्ड। तो क्रेडिट कार्ड ये क्रेडिट कार्ड जो होता है ये भी एक प्लास्टिक का ही कार्ड होता है जो बैंक के द्वारा दिया जाता है और इस कार्ड में ग्राहक की फोटो लगी होती है और हस्ताक्षर होते हैं और प्रयोग की अवधि भी छपी होती है कि किस अवधि तक क्रेडिट कार्ड का प्रयोग किया जाना है। अब ये क्रेडिट कार्ड एक प्रकार से ये अधिविकर्ष की सुविधा है। अधिविकर्ष यानी आपके खाते में जितना पैसा है उससे ज्यादा का आप भुगतान कर सकते हो, ये सुविधा है। जैसे डेबिट कार्ड में क्या सुविधा है कि आपके खाते में जितना रुपया हो और बैंक जितनी सुरक्षित निधि रखता है उसको छोड़कर आप अपने खाते का पैसा यहां से वहां कर सकते हैं। खाते में जितना है उससे ऊपर का भुगतान आप डेबिट कार्ड से नहीं कर सकते। वो यदि करना है तो आपको क्रेडिट कार्ड का उपयोग करना पड़ेगा। और अधिविकर्ष की सुविधा यानी जितना अमाउंट हमारे खाते में है उससे ज्यादा अमाउंट का आप क्रय करेंगे यदि, है ना, तो खाते में न होने पर भी क्रय राशि का भुगतान आप बैंक के द्वारा यानी अपने क्रेडिट कार्ड के द्वारा कर सकते हैं। लेकिन वो कितनी राशि होगी जहां तक आप खर्च कर सकते हो, ये राशि बैंक के द्वारा निर्धारित की जाएगी। यानी आपके खाते में राशि न होने पर भी आप कितना रुपया राशि न होने पर भी किसी दूसरे को दे सकते हो या खरीदारी कर सकते हो, इस राशि की लिमिट जो है वो बैंक के द्वारा निर्धारित की जाएगी। और यदि आपने इस निर्धारित राशि से ज्यादा निकाल लिया तो फिर उसके ऊपर आपको ब्याज देना पड़ेगा। यानी खाते में पैसा ना हो फिर भी आप कुछ सामान खरीद सकते हैं, लेकिन यदि उसकी लिमिट से ज्यादा खरीद लेते हैं तो ब्याज लगेगा और यदि लिमिट के अंदर होगा तो ब्याज नहीं लगेगा। अगला है इलेक्ट्रॉनिक डाटा इंटरचेंज, EDI। ये अर्थव्यवस्था के विभिन्न अंगों के मध्य आंकड़ों और सूचनाओं का
अंतरण यानी यहाँ से वहाँ सूचनाएं करना। अर्थव्यवस्था के जो विभिन्न भाग हैं उनके मध्य आंकड़ों को और सूचनाओं को यहाँ से वहाँ भेजने के लिए EDI उपयोग किया जाता है। उसके बाद अगला है स्मार्ट कार्ड। यह क्रेडिट कार्ड के ही आकार का एक प्लास्टिक का कार्ड है जिसमें प्रोसेसर चिप से जुड़ा एकीकृत सर्किट होता है। इसमें कई गोपनीय सूचनाएं और संग्रहित होती है। पहले आपने देखा होगा, पहले का ATM कार्ड में मैग्नेटिक लगी रहती थी, मैग्नेट लगा रहता था जिसके कारण वो चलता था। लेकिन अभी अभी आपने देखा होगा कि SBI ने वगैरह सब ने वो कार्ड चेंज कर दिए हैं और उन कार्ड में एक छोटी सी चिप होती है और उस चिप में सारी जानकारी रहती है। तो अब वो जो चिप वाला कार्ड है वो स्मार्ट कार्ड कहलाता है और ये एक प्रोसेसर चिप से जुड़ा एकीकृत सर्किट होता है और इससे कई गोपनीय जानकारियां यहाँ से वहाँ भी की जा सकती है और स्टोर रहती है, संग्रहित रहती है। इस वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।